आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम। प्यारे बच्चों एवं साथियों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज के दिन भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना और हमने अपने संविधान को अंगीकार किया। इस पावन दिन पर हम सर्वप्रथम 1857 से लेकर 1947 तक जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया और उनको योगदान दिया, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, जिन्होंने अपने प्राण तो नहीं गंवाए लेकिन अपनी पूरी जिंदगी इस देश के आज़ादी के लिए लगा दी, उन सबको प्रणाम करते हैं तथा उनके परिवारजनों को भी नमन करते हैं। सन 1947 से आज तक देश की रक्षा एवं सुरक्षा में लगे सभी सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस प्रशासन, सभी नौकरशाह, राजनेता एवं हमारे देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में रात दिन अपना योगदान दे रहे सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले इतने बड़े देश, जिसमें विभिन्न जातियां, विभिन्न संस्कृतियां, खान पान, पहनावा, वातावरण, भाषाएं, उद्योग, समस्याएं, मौसम आदि हैं, उनको एक साथ रखना, उनकी रक्षा करना, उनके जीवन मूल्यों एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखना और उसका उचित संवर्धन करना कोई मामूली बात नहीं है। अतः आज के दिन हमारा शासन, कानून एवं न्याय व्यवस्था को भी हम धन्यवाद करते हैं और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इन सभी घटकों को, सभी महानुभावों को, सभी व्यवस्थापकों को मैं मेवाड़ परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इन 77 वर्षों के कार्यकाल पर हम नजर डालें तो हम पाते हैं कि भौतिक रूप से हमने आशातीत प्रगति की, जिसमें विशेष रूप से भवन निर्माण, सड़क निर्माण, यातायात के साधन, दूरसंचार के साधन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन एवं मनोरंजन, होटल एवं रेस्टोरेंट्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण, खान पान एवं जीवन स्तर, सौंदर्य प्रसाधन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, पैकेजिंग, विलासिता, खेलकूद इत्यादि में हमने सन 1947 से लेकर अब तक आशातीत प्रगति की है। हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। सुरक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी नवीनीकरण किया है और अभी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश विश्व भर में अपनी पेशेवर क्षमता के आधार पर अपनी सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज करवा रही है। आज विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनी में भारत के पेशेवर नौजवान उच्च पदों पर आसीन हैं, जो इस बात को सिद्ध करता है कि भारत की जनता एवं सरकार अपनी भौतिक प्रगति को बहुत सजगता के साथ पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ा रही है। इस भौतिक विकास से हम गौरवान्वित होते हैं, खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं कि हम इस भौतिक विकास की राह पर और आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। सभी क्षेत्रों में बहुत ही जल्द हम विश्व की सर्वोत्तम वस्तुओं का उपयोग और सर्वोत्तम सुविधाओं का इस्तेमाल भी करेंगे। पिछले 12 वर्षों से हमारा देश, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री देश को आगे बढ़ाने की लगन एवं दूरदृष्टि पर किसी तरह की शंका नहीं की जा सकती एवं उनके सहयोगी
जी जान से देश के विकास में लगे हुए हैं, पर क्या देश वास्तव में आगे बढ़ता दिख रहा है? कुछ मायने में हाँ तो कुछ मायने में नहीं। हाँ बोले तो भौतिक विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, परंतु क्या सिर्फ भौतिक विकास ही देश को आगे बढ़ाने की कसौटी है? मैं कहूंगा नहीं। अंधाधुंध भौतिक विकास हमें गहरी अंधेरी खाई में धकेल रहा है। आज इस भौतिक विकास के चलते सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं ग्रामीण व्यवस्था चरमरा रही है। व्यक्तिगत तनाव बढ़ रहा है, चारों ओर अफरा तफरी, भय, असुरक्षा, बेचैनी, उहापोह, कर्तव्य विमूढ़ता, अराजकता, आतंकवाद, सांप्रदायिक तनाव, चोरी, डकैती, लूट, दादागिरी, गुंडागर्दी, हत्या, बलात्कार, यौन शोषण, बेरोजगार, मिलावट, कम तोल, प्रदूषण एवं गंदगी बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण विदेशी तर्ज पर भारत का विकास होना है। हमने विकास के जो मॉडल अपनाए हैं उनसे हमारी संस्कृति, समाज व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार, लघु उद्योग, छोटी खेती, भाषा, जनसंख्या, आम आदमी की आशा और आकांक्षा का कोई समावेश नहीं है। हमें एक नया भारत बनाने की ओर जरूर चल पड़े, परंतु इसका क्या मॉडल है, इसमें कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या का कल्याण होगा, यह अभी जनमानस को स्पष्ट नहीं है। कैसे हमारी संस्कृति, सभ्यता एवं जीवन मूल्य इसमें सुरक्षित रहेंगे, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसका ताना बाना अभी हमें देखना है। भगवान करे सब ठीक हो। अभी तो यही दिख रहा है कि स्नेश ने अर्थात मंद गति से छोटी खेती, छोटा व्यापार, छोटे उद्योग, मझले उद्योग एवं व्यापारी, छोटे शिक्षण संस्थान, छोटे अस्पताल, छोटे होटल और रेस्तरां और छोटे पेशेवर संस्थान या तो खत्म होने की कगार पर है अथवा काफी परेशानी झेल रहे हैं। यह कभी भी बंद हो सकते हैं। यदि उन्हें जिंदा रखना है तो कुछ विशेष करना पड़ेगा। इसी तरह मध्यम श्रेणी के व्यक्ति, छोटे बड़े किसानों एवं व्यापारियों पर आर्थिक दबाव बहुत बढ़ गया, जिसमें बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। समाज में तनाव एवं बेचैनी है। खासकर 45 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोग खुद को भयभीत एवं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नौजवानों में समुचित रोजगार न मिलने से रोष है, क्योंकि उनका खर्च ज्यादा है और आमदनी कम है। वे या तो अवांछनीय तरीकों से पैसे कमाने के जुगाड़ में रहते हैं या दिन में कई कई घंटे काम कर रहे हैं। परिवार के हर सदस्य को काम करने के बावजूद भी घर नहीं चल रहा है। पहले एक परिवार का मुखिया घर चलाता था, अब परिवार के सभी सदस्य काम करके भी घर चलाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। लड़के लड़कियों में वैवाहिक जीवन सीमित होते जा रहे हैं। देश की सीमाओं पर तनाव इस कदर बढ़ गया है कि जहां एक तरफ पड़ोसी देश चीन अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बांग्लादेश अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र बना रहा है, तो बर्मा खुद को बौद्धिक राष्ट्र घोषित कर रहा है। श्रीलंका, भूटान एवं नेपाल पर भी चीन के प्रभाव में है। चुनौतियां मुंह खोले खड़ी है। देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मानो सघन चिकित्सा कक्ष की ऑपरेशन टेबल पर पड़े हुए हैं। या तो वह पूर्ण स्वस्थ होकर निकलेंगे और संपूर्ण विश्व में छा जाएंगे, या मृत घोषित हो जाएंगे। शल्य चिकित्सक एवं अच्छे नर्सिंग स्टाफ की साथ उचित दवाइयां और उचित मात्रा में उसके सेवन की। ये मैं देश की अर्थव्यवस्था पर बोल रहा हूं। प्यारे मित्रों, अगले 10 साल तक देश समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 10 साल इस देश और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो भविष्य का रास्ता तय करेंगे।
कि हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे। या तो हम अमेरिका बनेंगे या हम अफ्रीका बनेंगे, पर मैं तो चाहता हूं कि हम सिर्फ भारत बने। ऐसा भारत हो जो हम सब की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का भारत हो, जिसमें हर हाथ में काम हो, हर काम का सम्मान हो, हर काम को मिले उचित दाम, युवाओं को भेदभाव रहित विकास के समान अवसर मिले, ग्रामीण भारत खुशहाल हो, जवान किसान और मजदूर का सम्मान एवं पूर्ण पारिश्रमिक मिले, व्यापार उद्योग व्यवसाय प्रोत्साहित हो और उनको उत्तरोत्तर बढ़ावा मिले, शिक्षा रोजगार परक एवं संस्कार युक्त हो, समाज सजग संवेदनशील और अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम एवं तत्पर हो। ये सब तब होगा जब यहाँ का युवा जागृत होगा, समाज सजग होगा तो सरकार पर अंकुश लगाएगा और इस बात के लिए बाध्य करेगा कि हिंदुस्तान का विकास हिंदुस्तान की मूल प्रकृति के अनुसार होगा, न कि विदेशी तर्ज पर होगा। हमारे विकास का पैमाना स्वरोजगार एवं उद्योग एवं व्यापार होंगे। हमें छोटे एवं मध्यम वर्ग से ज्यादा रोजगार सृजन करने वाले लोग चाहिए। विकेंद्रीकरण, पुख्ता आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, कुशल एवं सरल न्याय व्यवस्था को सरकार अपने हाथ में कम से कम ले। कर में समानता हो एवं सरकार कम से कम कर लगाए। सरकार अपने ऊपर लोगों को कम से कम आश्रित बनाए और समाज से भीख मंगी प्रवृत्ति निर्मूल समाप्त हो। आज 80 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ सरकारी अनुदान पर जी रहे हैं। ऐसी व्यवस्था कब तक चलेगी? ऐसी व्यवस्था के रहते सरकार कुछ भी कर ले, वह देश के घाटे को कभी कम नहीं कर पाएगी। जिस देश के 80 करोड़ लोग सिर्फ सरकारी अनुदान पर जीवित हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? उस देश का घाटा कभी पूरा हो ही नहीं सकता। सरकार का काम समाज को पंगु बनाकर टुकड़े डालकर वोट बैंक बनाने के बजाय समाज को साफ सुथरी, भ्रष्टाचार एवं आतंक रहित न्याय व्यवस्था, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, आधारभूत समान शिक्षा, आधारभूत समान स्वास्थ्य एवं आधारभूत विकास का ढांचा होना चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरी योजना में सरकार का काम कम एवं समाज का काम ज्यादा है, क्योंकि जब समाज सशक्त होगा तो सरकार नियंत्रित होगी और जन उपयोगी काम करेगी। मित्रों, ये सब समस्याएं मैंने आपको गिनाई, जो वास्तव में है। कोई बोले या ना बोले, लेकिन ये महसूस होती है। मैंने हिम्मत करके बोली, बहुत लोग इसको बोलते नहीं हैं, लेकिन महसूस सभी करते हैं। इसका क्या समाधान है? समस्याएं बताना बहुत आसान है। समस्याएं नेगेटिव नकारात्मकता फैलाती है। समस्याएं जब हम उसकी चर्चा करती है तो हम नेगेटिव होते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। इसका समाधान भी है, और इसका समाधान मैंने बहुत गहराई से सोचा। अब मैं आपको दूसरे पक्ष की ओर ले जाता हूं। इस देश में लगभग 130 से 140 करोड़ की जनसंख्या है। हमने चीन से भी आगे हम जनसंख्या में हो गए, और इस 140 करोड़ की जनता में लगभग 70 करोड़ से ज्यादा, हो सकता है 80 करोड़ हो, 90 करोड़ हो, लेकिन 70 तो है ही। 70 करोड़ युवा है। हमारी जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो इस देश के युवा है, क्योंकि वो बहुतायत में है। हम विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी के देश हैं, विश्व की। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगले 25 साल तक
अगले 25 साल तक हम विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी के देश रहेंगे। तो अगर किसी समझदार आदमी से ये पूछा जाए कि भी भारत के लोगों को क्या करना चाहिए, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी युवा है, और पर अगले 25 साल तक हम अपनी युवा आबादी के देश रहेंगे, तो क्या करना चाहिए? हमें अपने युवाओं को संभाल लेना चाहिए। हम अपने युवाओं को संभालें, उनको शिक्षित करें, उनको प्रशिक्षित करें, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाएं, उनको संस्कारित करें, उनको अपने महापुरुषों के साथ जोड़ें और आज के जमाने की शिक्षा दें। अगर हम ये करने में कामयाब होते हैं तो विश्व भर में हमारा युवा फैल जाएगा। देश में, विदेश में, सब जगह हमारा युवा होगा। हमारी युवा आबादी का सिर्फ और सिर्फ 1% से भी कम युवा पढ़ लिख कर विदेशों में गया और उसने विश्व की सारी बड़ी कंपनियों में अपनी नौकरी प्राप्त कर ली। आज वो सीईओ है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं और वो हमारी आबादी का 1% से भी कम है जो विश्व में गया। अगर हम अपनी युवा आबादी का 10% हिस्सा ठीक से प्रशिक्षित कर दें, शिक्षित कर दें, संस्कारित कर दें, देश के साथ राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ दें, उनमें महापुरुषों के साथ जोड़ दें और फिर उसको हम फैला दें, स्थिति बनेगी। आप अंदाज लगा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो यही कहते हैं 2047 में हमें विकसित अर्थव्यवस्था बनना है, विश्व गुरु बनना है। वो विश्व गुरु और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपने युवाओं की शक्ति से बनेंगे। इसलिए आज का अगर कोई युग धर्म है, हर जमाने का एक युग धर्म होता है। आज का अगर कोई युग धर्म है तो वो युग धर्म ये है कि हम अपने युवाओं को संभालें। सिर्फ अपने बच्चों को न संभालें। अपने बच्चों को तो गाय और पशु भी संभालते हैं। हम अपने मोहल्ले के बच्चों को संभालें, हमारे गांव के बच्चों को संभालें, हर वर्ग के बच्चों को संभालें और ये निश्चित करें कि वो ठीक से पढ़ जाएं, ठीक से प्रशिक्षित हो जाएं और ठीक से काम धंधे लग जाएं, या तो कोई रोजगार कर ले या कोई उद्यम कर ले। बस इतना भर करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर मुझे 1000 नवयुवक मिल जाएं तो मैं इस विश्व का नक्शा बदल सकता हूं। हमारे पास तो 40 करोड़ 70 करोड़ है। तो इस समाज, ये जो बैठा हुआ जो समाज बैठा हुआ है मेरे सामने, जो टीचर्स और प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, आप बड़ा दैविक कार्य कर रहे हैं। आपसे बड़ा राष्ट्रीय कार्य कोई नहीं कर रहा है। आप राष्ट्र का काम कर रहे हैं। आप इन युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं और उनको काम धंधे से लगा रहे हैं। इससे बड़ा और कोई राष्ट्र सेवा नहीं है। ये आज के जमाने का युग धर्म है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप अपने युवाओं को ठीक करिए। सिर्फ और सिर्फ युवा, हमारे पास देने को सिर्फ और सिर्फ युवा शक्ति है। मैन्युफैक्चरिंग हमसे चाइना ने ले ली, टेक्नोलॉजी सारी की सारी हमारी अमेरिका ने ले ली, यूरोप ने ले ली। अब हम कोशिश करके भी उनसे नहीं छीन सकते। हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है हमारे देश की युवा शक्ति। और अगर हम इस युवा शक्ति का उपयोग कर सकें और इसको आज के जमाने की शिक्षा, आज के जमाने की टेक्नोलॉजी उसको दे, संस्कार वही पुराने हो, हमारे महापुरुषों के साथ उनको जोड़ें, हमारे राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ें,
तो इन सब समस्याओं का समाधान है। मैं इस गणतंत्र दिवस पर इन सब बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत उज्जवल भविष्य है आपका। आप भारत की नहीं विश्व के कर्णधार बनने वाले हो। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत रखो, थोड़ी ताकत दिखाओ। ये पूरा का पूरा विश्व आपको देख रहा है, आपकी ओर आशा भरी नजर से देख रहा है कि भारत के नौजवान आएंगे और सबका कल्याण करेंगे। हम उस देश के वासी हैं जो वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं। हम उस देश के वासी हैं जो जियो और जीने दो की बात करते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। हम उस देश के वासी हैं। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपना आत्मबल जुटाने की आवश्यकता है। और ये जो टीचर कम्युनिटी बैठी हुई है, जो प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप रात दिन लग जाइए। जो जो बच्चे आपको मिले हैं वो ईश्वर की देन है, वो ईश्वर की गिफ्ट है आपको। उसको संभाल लीजिए, उसको तैयार कर दीजिए और उसको राष्ट्र की सेवा में लगा दीजिए। वो देश में और विश्व में अपना नाम रोशन करेगा और भारत निश्चित रूप से एक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं नौजवानों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।